नमस्कार आप सभी को, मैं निशांत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपीएससी पीटी 2023 में गांधी जी संबंधित प्रश्न आने वाले हैं और उनमें आज हमारी लास्ट वीडियो रहेगी गांधी जी के ऊपर। उम्मीद करूंगा कि जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं गांधी जी के जीवन परिचय, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया, भारत में 9 जनवरी 1915 में आने के बाद जिस प्रकार से उनको भर्ती का सर्जेंट कहा गया, अंग्रेजों का सर्जेंट कहा गया, उसके बाद किस प्रकार से गांधी जी किसानों के लिए संघर्ष करते हैं और उसके बाद मिल मजदूरों के लिए, खेड़ा के किसानों के लिए किस प्रकार से आंदोलन करते हैं और गांधी जी अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से भारत के अक्षपटल पर दिग्दर्शित प्रदर्शित करते हैं और उसके बाद से अब गांधी जी का सफर किस दिशा में जा रहा है उस पर विचार करेंगे और उस पर बात करेंगे। और यहीं से जो है शायद अगर 2 से 3 प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो एक प्रश्न यहां से एक प्रश्न आता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं और आज लेते हैं खिलाफत आंदोलन से गांधी जी का क्या प्रभाव रहा। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन, भारत के मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध वो लड़ रहा था और युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए। अब जाहिर सी बात है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, लेकिन अंग्रेजों ने वादा जो किया था उसको निभाया नहीं। और जब वो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध जीतते हैं तो उसके बाद से तुर्की साम्राज्य के जो खलीफा उनके सारे अधिकार जो है समाप्त कर दिए जाते हैं। और मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया जाता है, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। और 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये आप डेट याद रखिएगा कि 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया, 17 अक्टूबर को मनाया गया था। ठीक है, और जैसे ही इधर खिलाफत दिवस मनाया जा रहा था उसके पहले ही 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आता है और उस रोलेट एक्ट में यह प्रावधान किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को, यह कह सकते हैं किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील का जो प्रावधान था वो भी लागू था। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई और जो रोलेट एक्ट था इसके विरोध में इन्होंने मार्च भी निकाला। उसके बाद जब ये सारी घटनाएं चल रही थी तो इसी रोलेट एक्ट में ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी होती है, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में हो रही जनसभा पर अंधाधुंध गोली चलवाता है। और उसके बाद शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी जो उन्हें 1915 में प्राप्त हुई थी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इसमें 5 अंग्रेजों के साथ साथ 3 भारतीय थे, सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण शामिल थे। तथा कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक आयोग गठित किया जिसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू के साथ साथ गांधी जी भी सम्मिलित हुए। हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1920 में प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी ठहराया गया। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया
मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी भूल बता करके उनको टालने का प्रयास किया। हालांकि इस अपराध के लिए जनरल डायर को नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रिटिश अखबारों ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। वहां की सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। हालांकि आगे चल करके जब यहां से वापस इंग्लैंड लौटते हैं तो मार्च 1940 में क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें मृत्युदंड की सजा दी जाती है, जिसे उधम सिंह ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और आगे इसी क्रम में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो असहयोग आंदोलन बेसिकली जो रोलेट एक्ट था उसके विरोध में था, जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसके विरोध में था। मतलब सबके चीजों की ये कह सकते हैं कि सबको मिलाने का एक प्रयास था गांधी जी का कि सबको एक साथ मिलाते हैं और असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, जिसमें ये हम कसम खाते हैं कि हम जो है अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे। बात क्लियर है। अब प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन शुरू कब से हुआ था? तो ये शुरू हुआ था मेरे दोस्त 1 अगस्त 1920 से। ठीक है, 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। और किस प्रकार से ये जो है कैसे असहयोग आंदोलन खत्म होगा इस पर भी चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। और इस आंदोलन की आर्थिक सहायता हेतु 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना भी की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले नेता जो थे वो थे मोहम्मद अली। कौन थे? मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली को मोहम्मद अली जिन्ना मत समझिएगा, मोहम्मद अली दूसरे नेता थे। क्योंकि नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन में काले झंडे दिखाए गए थे और 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर किसानों का एक जुलूस निकल रहा था, जिस पर गोली चलाई गई। और गोली चलाई जाने के विरोध में भीड़ के एक हिस्से ने थाने पर हमला कर दिया, जिसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और इसी घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से भी जाना गया। हालांकि बाद में जब यह घटना गांधी जी के संज्ञान में आई तो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। मार्च 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई, परंतु स्वास्थ्य कारणों के चलते 1924 में फरवरी 1924 में ही वो रिहा हुए और गांधी जी को 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के हाथों में दी गई, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार करने से मना कर दिया और जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे मध्यरात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का ये कह सकते हैं कि पहली दफा भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग को बुलंद करने का फैसला किया गया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की घोषणा भी यहीं से की गई थी। जब 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और यह प्रतिज्ञा 26 जनवरी 1950 तक जारी रही और जब भारत में जो है पूरा संविधान लागू हुआ, उसके पश्चात 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता के रूप में गणतंत्र दिवस की स्थापना होती है। ठीक है, और उसके बाद गांधी जी का जो वहां पे एक आह्वान किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, उस इच्छा को बलवती करने के लिए आगे गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। हालांकि उससे पहले 30 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के माध्यम से, जो उनका पत्र था, समाचार पत्र ये कह सकते हैं कि जो भी पत्रिका उनकी थी, उसके माध्यम से भारत के वायसराय इरविन के और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे उनके सामने कुछ मांग रखते हैं, लेकिन दोनों मांगें उनकी ठुकरा दी जाती हैं और कोई जवाब नहीं आता है।
14 फरवरी 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में कांग्रेस की बैठक की, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का फैसला किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये मान चलिए, ये चूंकि यूपीएससी पीटी ने इसको दे रखा है कि साहब यहां से प्रश्न पूछेंगे, इसको हमने बड़े विस्तार से इसमें समझाया है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 4 मई 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और यहीं पर कहा जाता है कि गांधी इरविन समझौता होगा। क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था, उसमें कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी भारतीय नेताओं ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के न शामिल होने से वायसराय इरविन ने जनवरी 1931 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया और उसके बाद 5 मार्च 1931 को दिल्ली में महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता जाना गया। तो ये डेट आप याद रख सकते हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, क्योंकि ये डेट महत्वपूर्ण है। और आगे अगर आप इसमें और कुछ याद करने लायक है तो वो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पर पहुंच करके यहाँ से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो नमक आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन बदल जाता है, ठीक है। और आगे चल करके गांधी इरविन जो समझौता होता है, ये भी यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें गांधी जी मांग किए थे और किस पर सहमति बनी, किस पर असहमति हुई। तो जितने गांधी जी ने कहा था कि जितने भारतीय आंदोलनकारी हैं जिन पर गंभीर अपराध उन्हें छोड़कर बाकी सभी भारतीय आंदोलनकारियों को रिहा किया जाए। भारतीय लोगों को शराब और विदेशी दुकानों के सामने धरना देने की अनुमति प्रदान की जाए। और महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का वचन भी यहीं दिया था। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का बहिष्कार न करने का भी वचन यहीं से दिया था। और गांधी इरविन समझौता के 16 दिन बाद 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। हालांकि ये माना जाता है, कई इतिहासकारों ने लिख रखा है कि गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था उसमें गांधी जी ने यह कहा था कि जो भगत सिंह हैं, सुखदेव और राजगुरु हैं, इनकी सजा को कम कर दिया जाए। मतलब ये कि अगर इनका जो इनको फांसी दी जानी है उसको उम्र कैद में बदल दिया जाए, लेकिन इस पर इरविन एग्री नहीं हुआ था। जिस दिन समझौता हुआ उसके 16 दिन बाद 23 मार्च को इनको फांसी दी जाती है और 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का 46वां अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और यहाँ से एक नई दिशा की तरफ आंदोलन अग्रसर होता है और मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रस्ताव को पारित किया जाता है कि हमको मौलिक अधिकार भी चाहिए। हालांकि इसको 1906 में दादा भाई नौरोजी ने, 1921 में हजरत मोहानी ने मांग की थी, लेकिन अब चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इन्होंने मूल अधिकारों और कर्तव्यों के प्रस्ताव को पारित किया है, तो इससे अंग्रेजों के ऊपर दबाव बढ़ेगा। गांधी के इस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्य में महात्मा गांधी भी सम्मिलित हुए, परंतु लोगों ने उनका बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया, काले झंडे दिखाए और उनका स्वागत नहीं किया गया, क्योंकि लोगों को लगता था कि कांग्रेस भगत सिंह की फांसी के संबंध में महात्मा गांधी ने इरविन से कोई बातचीत नहीं की थी, इसलिए भी इनका विरोध हुआ। और आगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है सितंबर में, 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 के मध्य लंदन के वहीं सेंट जेम्स पैलेस में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट सभी लोग भाग लेते हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखी और मुस्लिम लीग की ओर से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी गई, जिसे ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने निचले वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया, परंतु गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने अपनी दलील में कहा था कि अगर अंबेडकर की मांगों को स्वीकार किया गया तो मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। इसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन को बिना किसी निर्णय के 1 दिसंबर 1931 को समाप्त कर दिया जाता है और गांधी जी इस असफल हुए गोलमेज सम्मेलन
से जब वापस लौट के आते हैं तो दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं 4 जनवरी 1932 से। हालांकि आगे चल करके 34 तक ये खत्म हो जाएगा और इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात ये अर्थविहीन आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके तहत निचले वर्ग के लोगों को अलग से निर्वाचन की बात कही गई, जिसकी खबर महात्मा गांधी को जब लगी तो वह जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिए। इसके बाद बड़े नेताओं ने महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य 24 या 26 सितंबर 1932 को पुणे की यरदा जेल में एक समझौता कराया, जिसे इतिहास में पूना समझौता के नाम से जाना गया, क्योंकि इसमें यह कहा गया, जो समझौता हुआ इसमें यह कहा गया कि जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण देने का प्रावधान संविधान, जब देश आजाद होगा, संविधान में किया जाएगा। 7 अप्रैल 1934 को महात्मा गांधी ने निचले वर्ग का समर्थन न मिलने के कारण द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी इतिहास नेतृत्वकर्ता अच्छे रहे होंगे, लेकिन इतिहास से उन्होंने कोई सबक नहीं लिया था। जब आप उनको पढ़ेंगे तो ऐसा जान पड़ता है, क्योंकि जब हम अभी दक्षिण अफ्रीका में पढ़ रहे थे तो 1899 से 1902 के मध्य जो वहां पे युद्ध चल रहा था, उसमें गांधी जी अंग्रेजों का सहयोग करते हैं। 1915 में जब वापस आते हैं इंडिया तो फिर भी अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, और कभी भी अंग्रेजों के द्वारा जो इनको रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल शून्य मिला था। वहां पर भी अंग्रेजों ने जब युद्ध जीत लिया, उसके बाद जितने भारतीय थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए, बढ़ा दिए गए प्रतिबंध। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें जब वो जीते तो उसके बाद फिर प्रतिबंध इन भारतीयों को बढ़ा दिया गया था। और अब जब पुनः भारतीयों पर यह कह सकते हैं कि बांटने का कुत्सित प्रयास शुरू किया गया, तब भी उनकी इस भूल का परिणाम था। और हालांकि इसके बाद से गांधी जी सक्रिय भूमिका में कुछ दिन तक गायब रहे और बाद में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि गांधी जी ने मन बना लिया कि अगर भारत में अंग्रेज रहेंगे तो ये बांटो और राज करो की राजनीति से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। क्योंकि 1909 में आपको पता है मुस्लिमों के लिए अलग से जो है निर्वाचन मंडल की बात कर दी गई थी। 1916 में सिखों के लिए, और 1932 में आप आएंगे देखेंगे तो यहां से दलितों के लिए। मतलब यह कि भारत उच्च वर्ग, दलित वर्ग, सिख वर्ग और मुस्लिम वर्ग 4 पार्ट में विभाजित हो चुका था। हालांकि अभी उम्मीद की जा सकती है कि अभी और पार्ट में विभाजित करेंगे। ठीक है, अब शुरू होता है जब ये गांधी जी मन बनाते हैं और प्रस्ताव पेश हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसको हालांकि अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया, और 7 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की, और इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो के प्रस्ताव को पारित किया गया। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाषण देते हुए करो या मरो का नारा दिया था। और यह नारा कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ ले कि गांधी जी द्वारा दिया गया करो या मरो का नारा यह किस देश से प्रेरित था या किस क्रांति से प्रेरित था? तो यह प्रेरित था अमेरिका की क्रांति से, क्योंकि वहां पर जब अमेरिकियों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे थे और वहां जब क्रांति की शुरुआत हुई थी तो यह कहा गया था मारो या आजादी दो, वहीं से प्रेरित था आपका यह नारा मरो, करो या मरो। हालांकि इसके बाद, इसके तुरंत बाद शास्त्री जी ने नारा दिया था मरो नहीं मारो, और शुरू होता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। 7 अगस्त को प्रस्ताव पारित होता है, पेश होता है, 8 अगस्त को पारित होता है, और 9 अगस्त से शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी सहित कांग्रेस सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और भारत छोड़ो आंदोलन का सारा दोष सरकार ने महात्मा गांधी पर ही डाल दिया। परंतु महात्मा गांधी इससे सहमत नहीं हुए और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। 6 मई 1944 को स्वास्थ्य कारणों के चलते महात्मा गांधी को जेल से रिहा करा गया, और भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करते हुए मुस्लिम लीग ने कहा था कि कांग्रेस का लक्ष्य भारत को आजाद कराना नहीं है, बल्कि भारत को हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। हालांकि जब यहां भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इसी में आपको याद होगा, जैसे 1917 में महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को दी थी, तो 1944 में सिंगापुर से जब रेडियो स्टेशन पर अपना स्पीच दे रहे थे सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी।
ये प्रश्न आता है कि राष्ट्रपिता की संज्ञा गांधी जी को किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। हालांकि ये चीजें सफल होती हैं। इसी बीच में आते हैं, इसके पहले ही क्रिस मिशन आता है, बाद में कैबिनेट मिशन आता है। भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन जारी रहता है और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। और उसके बाद जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी अपने अंतिम समय में दिल्ली के मुसलमानों से भारत में रहने की अपील करते हैं जब भारत का बंटवारा हो रहा था। हालांकि आगे चल करके 30 जनवरी 1948 को एक मराठी व्यक्ति नाथूराम गोडसे जी महात्मा गांधी की हत्या कर देते हैं और इस दिवस को 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के लिए काले दिवस के रूप में जाना जाता है। अभी हाल ही में सरकार ने 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा था कि देश के पिता अब नहीं रहे और हमने एक सितारा खो दिया। तो ये कहानी थी आपके गांधी जी की। और इस कहानी में आप ये समझिए कि जो 3 पार्ट हैं, इन तीनों पार्टों को मिला करके आपसे कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो बाहर जाएगा और आपके लिए कल से आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला शुरू होगी और 3-4 पार्ट में वो भी खत्म हो जाएगी। और विश्वास मानिए पहले पार्ट दूसरे पार्ट तक आप जाते देखेंगे कि किस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।